गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं राम अवध सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA, आज आपके बीच में कंपनी लॉ से रिलेटेड एक टॉपिक है। सेक्शन 179 पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ ए कंपनी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी शैल बी इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑल सच पावर्स एंड टू डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स एज द कंपनी इज अथराइज्ड टू एक्सरसाइज एंड डू। कंपनी अथराइज कैसे होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके रूल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक लिमिट होती है कि उसके ऊपर एक्सीड नहीं कर सकता है, उस पर काम करेगा। प्रोवाइडेड दैट इन एक्सरसाइज ऑफ सच पावर or doing such act or thing, the board shall be subject to provisions contained in that behalf in this act। जो भी हमारा जो इस कंपनीज एक्ट 179 सेक्शन में जो प्रोविजंस दिए हैं उनको फॉलो करेगा। और वो जो है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो और जो रेगुलेशन बनाए जाएंगे, कंपनी के भी रेगुलेशन बनते हैं, नॉट इनकंसिस्टेंट therewith and duly made thereunder, including regulations made by the company in general meeting। कंपनी की जनरल मीटिंग में जो रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनीज एक्ट किसी को भी वो सुपरसीड नहीं करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर टू डू एनी एक्ट और थिंग which is directed or required whether under this act or by the memorandum or article of association or otherwise to be exercised or done by the company in general meeting। जनरल मीटिंग में मान लीजिए कोई डिसीजन लिए गए हैं, वो डिसीजन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अपोज में तो पहले प्रोविजन में लिया हुआ है कि नहीं होने चाहिए। दूसरे प्रोविजन में प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बोर्ड शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर, ऐसा कोई पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा कौन? डू एनी एक्ट और थिंग विच इज़ डायरेक्टेड और रिक्वायर्ड, कोई डायरेक्टेड है या रिक्वायर्ड है, वेदर अंडर दिस एक्ट और बाय द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अदरवाइज टू बी एक्सरसाइज्ड और डन बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। जो जनरल मीटिंग में ही होने हैं ऐसा कोई डिसीजन, जनरल मीटिंग में बोर्ड ही डिसीजन लेगा, और जो डिसीजन लेगा उसके लिए रोक लगाया हुआ है। नो रेगुलेशन मेड, रीजनेबलनेस मीन्स है रीजनेबलनेस का, नो रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल इनवैलिडेट एनी प्रायर एक्ट ऑफ द बोर्ड विच हैव बीन वैलिड इफ दैट रेगुलेशन हैड नॉट बीन मेड। कोई भी रेगुलेशन अगर कोई बोर्ड मीटिंग में, जनरल मीटिंग में बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, वो ऐसा रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं कि जो पहले के जो काम हुए हैं उन कामों को जो है नल एंड वाइड कर दें या उनको इनवैलिड कर दें, क्योंकि जो भी बनेगा, रेगुलेशन बनेगा, वो फर्दर के लिए होगा, बैक के लिए नहीं होगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशंस पास्ड एट मीटिंग of the board, namely to make calls on shareholders in respect of the money paid and paid to shareholder एक कंपनी है शेयर के लिए, authorize buyback of the securities under section 68, जो 68 में सिक्योरिटीज़ का है उसके लिए, तो to authorize to issue securities including debentures whether in or out in India, बाहर और या भारत देश के अंदर ही, to borrow monies, उधार लेने के लिए, इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी में सरप्लस पैसा है उसको करने, फंड्स को जो है ना इन्वेस्ट करने के लिए है, ग्रांट लोन्स, और लोन को ग्रांट करना है, और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन्स, रोज के लिए सिक्योरिटी दे सकता है। टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बोर्ड रिपोर्ट, जो बोर्ड की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो निकलते रहते हैं कंपनी न्यूज़पेपर में डालते रहते हैं, वो बनाएगा। टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, बिजनेस टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड उसको अप्रूव करेगा। डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड टू अप्रूव अमलगमेशन एंड मर्जर एंड रिकंस्ट्रक्शन, अगर कोई रिकंस्ट्रक्शन होता है और मर्जर हो रहा है, अमलगमेशन हो रहा है, उसको भी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, करता है। टू टेक ओवर ए कंपनी, किसी कंपनी को ले सकता है। एक्वायर और कंट्रोलिंग और सब्सटेंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, किसी कंपनी में सब्सटेंशियल स्टेक ले सकता है, दे सकता है।
या एनी अदर मैटर विच में बी प्रेस्क्राइब, जो और भी मैटर होंगे उनको प्रेस्क्राइब जो किए होंगे उनको करेगा। इसको वो बोर्ड की मीटिंग से संबंधित कुछ समय चल रहा है, जो हमारे इंस्टीट्यूट में लोग काफ़ी नाराज़ हैं हमारी मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा हाइक कर दिया है सब्सक्रिप्शन वगैरह का। उसी को बेस लेकर के मैं कंपनी लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूँ। कंपनी लॉ क्या बोलता है और क्या क्या उनके पास पावर है बोर्ड में, और क्योंकि वहाँ बोर्ड में वो लोग बैठे हुए उन्होंने डिसीजन लिए, तो उसको आप अपने हिसाब से एनालाइज कीजिएगा। लास्ट में मैं कंक्लूजन में बताऊंगा कि क्या चीज़ें हैं। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में बाय रेजोल्यूशन पास्ड एट मीटिंग डेलीगेट टू एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर द मैनेजिंग डायरेक्टर, द मैनेजर और एनी अदर प्रिंसिपल ऑफिसर और कंपनी ऑफ द कंपनी आर इन द केस ऑफ ब्रांच ऑफिस। मान लीजिए कि वो जो बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होने के बाद मैनेजिंग डायरेक्टर को या मैं किसी और डायरेक्टर को या किसी और ऐसी कमेटी को डायरेक्टर को इन्वॉल्व करके उनसे उनके साथ डेलीगेट कर सकता है, और किसी ब्रांच ऑफिस को भी डेलीगेट कर सकता है। पावर्स स्पेसिफाइड इन द क्लास डी टू एफ ऑन सच कंडीशंस एज इट में स्पेसिफाइड। डी टू एफ तक जो क्लास हैं दिए हुए हैं। डी टू एस का मतलब यह टू बारो मनीज, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, टू ग्रांट लोन्स एंड द गाइड प्रोवाइड गारंटी एंड प्रोवाइड सिक्योरिटीज एंड टू अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द बोर्ड्स रिपोर्ट। ये जो है ना यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एक्सेप्टेंस बाय द बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक पेएबल और रीपेएबल और डिमांड ऑन डिमांड, otherwise and withdrawal by check or draft order or otherwise are placing of the monies and deposit by the banking company with another banking company or such conditions as the board may prescribe shall not be deemed to be borrowing of monies as the case may be, a making of a loan by banking company within the meaning of this section। ये प्रोविजन जो दिया हुआ है, provided further that the acceptance by banking company in the ordinary course of its business of deposits of the money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawal by the check। repayable है, repayable जो होते हैं चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर, अदरवाइज आर प्लेसिंग ऑफ मनीज ऑन डिपॉजिट बाय ए बैंकिंग कंपनी विद अनदर बैंकिंग कंपनी ऑन सच कंडीशंस एज द बोर्ड में प्रेस्क्राइब। अगर बैंकिंग कंपनी है तो जो बोर्ड है डिसाइड कर सकता है, जैसे उसके यहाँ पैसे रखे हुए हैं वैसे वो भी किसी कहीं और रख सकते हैं। वो सिस्टम है, जैसे कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस का री इंश्योरेंस करा लेती है, उसी विषय में बात कर रहा है। ये बात बोर्ड मीटिंग में हो सकता है। द डीम टू बी ए बोरोइंग ऑफ मनीज एंड एज द केस मे बी मेकिंग अप ए लोन बाय बैंकिंग कंपनी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। और ये चीज़ें बैंकिंग कंपनी लोन देने वाली भी और लोन कंपनी या जो लोन लेती हैं उनके लिए भी। एक्सप्लेनेशन इसको समझने की कोशिश करते हैं। नथिंग, एक्सप्लेनेशन 1 में है, नथिंग इन क्लास डी सेल अप्लाई टू बोरोइंग बाय द बैंकिंग कंपनी फ्रॉम अदर बैंकिंग कंपनीज फॉर द रिजर्व आर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो एक किसी तरह के लोन में डिवाइड नहीं किए होंगे, क्योंकि ये जो बैंकिंग कंपनियां हैं आपस में लेन देन इनका जो रहता है वो लोन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दी बैंकिंग, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कोई पैसा लिया जाता है तो वो इस तरह के लोन की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे आपने फैक्ट्री बनाने के लिए लोन ले लिया, घर बनाने के लिए लोन ले लिया, तो नथिंग इन क्लास डी सेल अप्लाई टू बोरोइंग बाई ए बैंकिंग कंपनी फ्रॉम अदर बैंकिंग कंपनी or from the Reserve Bank of India, the State Bank of India or any other bank established by or under any act। Nothing in class D shall apply to borrowing। वो borrowing में apply नहीं होगा। Explanation 2, in respect of the dealing between a company and its bankers, the exercise by the company of the power specified in the class D shall mean the arrangement made by the company with its bankers for borrowing of money। मनी को borrow करने के लिए किया गया है बाई वे ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब लोन की कैटेगरी में ही आती हैं। बाई वे ऑफ ओवरड्राफ्टिंग है, एक्स्ट्रा पैसे आप यूज कर सकते हो, वो लोन है। कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, और एंड अदर अकाउंट्स बाई मीन्स ऑफ विच द अरेंजमेंट सो मेड इज एक्चुअली अवेल्ड ऑफ।
किस तरह से किसी भी तरह की ऐसी व्यवस्थाएं जो बैंकों में होती है, आपको ओवरड्राफ्टिंग के लिए टेलीफोन आते रहते हैं कि ओवरड्राफ्टिंग करा लीजिए, आपका इतना इतना सीमा हो जाएगी, उस सीमा में आपका पास पैसा नहीं है तो भी आपका काम चलता रहेगा, तो वो लोन ही हुआ, एक तरह से बारो ही हुआ। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू affect the right of the company in general meeting to impose restrictions and conditions on the exercise by the board of any of the powers specified in this section। और कंपनी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन ले करके राइट ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंडीशंस, जो भी कंडीशंस हैं उनको भी निर्धारित कर सकते हैं। तो ये तो आपका बोर्ड के काम करने के तरीके थे कि बोर्ड कितना क्या क्या काम कर सकता है। और इसका रेफरेंस लेते हुए हम अभी आप चलते हैं अपने इस्लाम में। तो इस्लाम में हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेन ऑब्जेक्ट टू बी परसूड बाय द कंपनी आर इट्स इनकॉर्पोरेशन आर, जो भी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉ असेसर, इसके ऑब्जेक्ट क्लास हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेन ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत हैं, थोड़ा सा लाइटली हम देख लेते हैं। टू प्रमोट क्वालिटी इन प्रोफेशन ऑफ सर्वेयर्स एंड लॉ असेसर्स है, टू कंडक्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस है, आज तक हुआ नहीं है। टू प्रमोट रिसर्च एंड स्टडीज इन लॉस कंट्रोल, इसमें भी बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है। टू ब्रिंग आउट द गाइडलाइंस, नोट, इंस्ट्रक्शन, मैनुअल, कभी इन सब पे भी कोई काम नहीं हो। डेवलप एंड एडमिनिस्टर कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स बनाई तो गई हैं, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन पे इन पे पावर नहीं है, तो ये कुछ करे नहीं हैं। और जो इंसिडेंटल है, एंसिलरी है, जो पावर है, उनको समझते हैं। टू ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, मैनेज, सुपरिटेंडेंट, कंडक्ट एंड पार्टिसिपेट इन प्लेस ऑफ प्लेसेस, टॉक्स, लेक्चर, सेमिनार जो होते रहते हैं हमारे, और कोई यही हो रहा है, वो भी एक अलग तरीके से हो रहा है, जिसको कि मैं इंस्टीट्यूशनल वे में होना चाहिए, और उसके लिए कोशिश जारी है और करना भी चाहिए। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक सही नहीं हो रहा है। टू स्टडी एंड प्रमोट ऑल मैटर्स इनहेंसिंग द प्रोफेशन एंड टू एस्टेब्लिश रेसिप्रोकल रिलेशन, सभी से कभी हम बहुत नाराज़ हो जाते हैं या डी गालियाँ देते रहते हैं, तो सबसे रेसिप्रोकल रिलेशन बना के रखना है। इंश्योरेंस कंपनियों से रेसिप्रोकल रिलेशन बना के रखना है। जहाँ पे आपके अधिकार हैं उन अधिकारों के लिए आप बात कर सकते हैं, और जहाँ पे कौन अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं उनको बोला जा सकता है, कहा जा सकता है, और लीगल वे में भी कह सकते हैं। मुझे थोड़ी दिक्कत है बोलने की, लेकिन फिर भी हमने बोलने का काम ले लिया, बैठने का भी काम नहीं कर पाना। टू बाई, परचेज, टेक, लीज, ये तो कर ही सकते हैं, कंपनी के पास पूरी पावर है। टू सेल, लेट आउट एंड लीज, मॉर्गेज, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। टू रिसीव एंड एक्सेप्ट डोनेशंस, कंट्रीब्यूशन इन कैश, काइंड फॉर फर्दरेंस ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये कर सकते हैं। टू इन्वेस्ट द सरप्लस मनी, इन्वेस्ट कर सकते हैं। टू इंगेज एम्प्लॉयड रिम्यूनरेट पर्सनस, उनको एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं उनको तनख्वाह देना है। टू रेज मनी भी चीज़ पे आते हैं। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लास है, उस ऑब्जेक्ट क्लास में है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू रेज मनी बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शंस, फीस, अदर लॉफुल मीन्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स फॉर द पर्पज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी है उसके पर्पज के लिए कोई पर्पज सिद्ध होता है, उसके लिए वो बाय वे आप सब्सक्रिप्शन मांग सकते हैं। और अगर हमारे बोर्ड ने कभी मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन मोर देन 100% इंक्रीज हाइक किया हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, रीजनेबलनेस होनी चाहिए। रीजनेबलनेस इस बात की होनी चाहिए कि अगर आप नॉर्मल वे में सब्सक्रिप्शन को हाइक कर रहे हैं तो वो 10 से 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। समय के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 25% से ज़्यादा कतई कहीं जा ही नहीं सकता है, ये रीजनेबल होगा। और लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस भी होती हैं। उसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस में अगर ऐसा लगता है कि कुछ काम करना है, हमें बहुत बड़ा काम करना है, जो हमारे सभी लोग मेंबरों को बताया गया है कि हमारे इंस्टीट्यूट ये प्लानिंग किया हुआ है, ये करने जा रहा है, उस कंडीशंस में अगर हाइक करके मांगा जाता है पैसा तो वो इनवैलिड नहीं है, वैलिड होगा। लेकिन अभी यहाँ तक, अभी मैं तो बीमार था 3-4 महीनों से, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है,
लेकिन ऐसा कहीं भी सुनने भी नहीं आया कि कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, कोई ऐसी बात प्लानिंग करी जा गई है कि जिसमें कि कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है जिसके लिए मनी की ज़रूरत है, तो वो मेंबर से ही आएगा, मेंबर ही देंगे। कोई डोनेशन से आ जाए तो आ जाए, अलग मैटर है, कोई दे दे, सरकार दे दे या कोई दे दे तो वो अलग मैटर है, लेकिन नहीं तो सही तरीका तो है अपना मेंबर से ही मांगा जाएगा। मेंबर से मांगा जाएगा तो इसके पीछे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पावर तो रखता है, लेकिन हमारे यहाँ एक समस्या और भी है कि 5 मेंबर के कोरम के अलावा जनरल मीटिंग को मान्य नहीं दिया जाता है। अगर 4 लोग हैं तो वो जनरल मीटिंग काहे की है, उसमें डिसीजन काहे का। ये हमारा आर्टिकल बोल रहा है जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आर्टिकल बोल रहा है। आर्टिकल के हिसाब से वो कुछ है नहीं, इसलिए जैसे ही 4 हमारे डायरेक्टर रह जाए फटाफट इलेक्शन होना चाहिए और 4 तुरंत पहुंच जाए तो 8 हो जाते हैं। या तो फिर 4 हैं तो 3 जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं, आजकल 2 ही हैं, 3 का प्रावधान है तो 2 ही हैं, तो 2 उनको मिला करके तो हो जाते हैं 4 2 6, तो 5 लोग वहाँ मौजूद होने चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं पड़ा है। और ये लॉजिक लिया जा सकता है और उस पे समझा जा सकता है। ये हमारे मेंबर्स को भी समझना चाहिए कि अगर हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के वेलबींग्स के लिए और किसी ऐसे पर ख़ास प्रोग्राम के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं तो हम लोग दे सकते हैं। हाँ, लेकिन डर के मारे ना बोलना कि हमारे को नोटिस आ जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा। मैंने देखा कि हमारे चैप्टर में 50% लोगों ने बोला कि जी इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे जी, हमें नोटिस आ जाएगा। इतने डरपोक हैं कि नोटिस आ जाएगा। ये ऐसा नहीं समझना चाहिए। बोर्ड है और बोर्ड में हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं और कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, वो बता नहीं सके या बता नहीं पा रहे हैं या बताएंगे, ये उन्हें पहले करना चाहिए था। और बिल्कुल मेंबर्स को पता होना चाहिए था, उनके पूरे प्लान का पता होना चाहिए था। कोई स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस होनी चाहिए, नहीं तो रीज़नेबलनेस के हिसाब से अगर हम ग्राउंड में देखते हैं तो ये जो हाइक है वो रीज़नेबल नहीं है, वो रीज़नेबल नहीं है। और मैं भी छोटे सर्वेयर जो कम काम करते हैं, जिन लोगों को कम काम मिलता है, जो लोग ऑनेस्ट हैं, बहुत थोड़े से में जीवन जीते हैं, उनको थोड़ा बर्डन पड़ेगा। उस बात पे भी मैं थोड़ा एग्री करता हूँ कि लोगों को दिक्कत है। व्हाट्सएप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मेल पे बहुत लोगों ने अपने अपने कमेंट दिए, बहुत बड़े बड़े लोगों ने दिए जी, एक्स डायरेक्टरों ने दिए और एक्स प्रेसिडेंट्स ने दिए। एक्स प्रेसिडेंट लोग कुछ अपने मेंबर्स के कल्याण के लिए लगे भी हुए हैं और लगना भी चाहिए, लगने से कोई दिक्कत नहीं है और समझना चाहिए। प्रेजेंट डायरेक्टर भी एक जो है वो भी बहुत परेशान से नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये सारी परेशानियों का हल एक ही है कि बोर्ड सामने आए, सामने आकर के बोले कि जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन ये है और इस वजह से हम ये हाइक किए हुए हैं और इसे अगर पैसा मिलेगा तो इसका जो पैसा फंड रहेगा उस फंड का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो मेंबर्स को खुशी खुशी पैसे देने चाहिए। अगर उनकी पास क्षमता नहीं है तो उनमें क्षमता नहीं है तो उनकी क्षमता को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वैसे तो हमारे सर्वेयर मुझे तो यूपी के हिसाब से मोटर या नॉन मोटर को भी है, अच्छा पैसा कमाते हैं, सबके पास खूब पैसे हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं कमाते हैं तो उनके लिए दिक्कत भी है और दिक्कत सभी को है, लेकिन कोई डर के मारे बोल रहा है, नहीं बोल पा रहा है, कोई खुले मन से नहीं बोल पा रहा है, कोई राइटिंग में नहीं बोल पा रहा है। मैंने अपने सारे यूनिट कोऑर्डिनेटरों को चिट्ठी लिखी, मेल लिखा कि आप अपने एरिया के सभी सर्वेयरों से कंसल्ट कीजिए, बातचीत कीजिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है। अगर ये हाइक सही है तो बताएं, अगर ये हाइक सही नहीं है तो बताएं। किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा, तो जिससे मुझे 2 ही बातें नज़र आ रही हैं, या तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं है या तो जो है वो डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं लिख दूँ, चैप्टर के पास तो कोई पावर वावर है नहीं और पता लगा कि हमें वहाँ काउंसिल से आ जाए चिट्ठी, हम सस्पेंड कर दिए जाएँ या जो भी ये नोटिस जा रहे हैं। ऐसे कैसे सस्पेंड कर दिए जाएंगे? आप स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, आपका अधिकार बनता है, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, राइट है, उस राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके मेंबर हैं। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी होता है, डेमोक्रेटिक पद्धति के हिसाब से जो लोग चलते हैं। मैं चैप्टर चला रहा हूँ 3 साल से लगातार, अपना हर काम डेमोक्रेटिक ढंग से है, बहुमत है
तो होगा, नहीं बहुमत है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे भी बहुमत नहीं मिला, जिसकी वजह से हम चिट्ठी नहीं लिख पाए, वरना अब तक तो हम चिट्ठी लिख दिए होते साहब को, बोर्ड को लिख देते कि जी ये आपकी हाइक जो है ना रीजनेबल नहीं है, या अगर इस हाइक के पीछे कोई आपका पर्पज है, उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव फ्रूटफुल है और इंस्टीट्यूट के लिए फ्रूटफुल है, सर्वेयर के लिए फ्रूटफुल है, तो वो आप क्लियर कीजिए, हम कन्विंस करते हैं लोगों को। आशा है कि आप लोगों ने इस बोर्ड मीटिंग को समझने की कोशिश किया होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों में बढ़ाएं और अपने अधिकार के लिए हमेशा तत्पर रहें। सोचना समझना चाहिए और हमारा जो इंस्टीट्यूट है राजनीति का शिकार नहीं बनना चाहिए। अगर हम जागृत हैं, जागते हुए हैं, हम समझदार हैं, तो हमें कोई घुमा नहीं सकता है। अगर कोई घुमा रहा है तो उससे हम पूछ सकते हैं कि क्यों भाई घुमा रहे हो हमें, क्या चीज़ है। ये यूनिटी स्ट्रेंथ होती है, यूनिटी में जो स्ट्रेंथ होती है, और आप यूनाइटेड हैं और आपकी सोच अच्छी है। आप इंस्टीट्यूट के बेहतरी के लिए, प्रोफेशन के बेहतरी के लिए कोई भी आवाज़ उठाते हैं, लगाते हैं, तो आप अपने समझ लीजिए कि ज़मीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और नहीं मरे हुए ज़मीर के लोग तो हमेशा डरते रहते हैं और वो अच्छा नहीं होता है, ना तो समाज के लिए अच्छा होता है, ना तो उस खास जो भी प्रोफेशन है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता। तो जो चीज़ समाज के लिए अच्छी नहीं होती है वो देश के लिए नहीं अच्छी होगी, वो फिर आम जन के लिए नहीं अच्छी होगी। तो इन सब बातों पे अमल कीजिए। और अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो सब लोग जो है ना, प्रदेश भर के लोग लिखिए, बोलिए, और उसी हिसाब से फिर डेमोक्रेटिक ढंग से फैसला लिया जाए, बोला जाए, समझा जाए, और हमारा बोर्ड भी समझेगा, समझने की कोशिश करेगा, नहीं तो समझाएगा। बोर्ड का दो ही काम है, या तो वो समझे या समझाए। समझाएगा, अगर हम लोग समझ लेते हैं, अगर हित में है हमारे, कोई बात नहीं, सभी लोग कष्ट कीजिए, दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।